एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ MHI 01, ठीक है, MHI 01 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। और आज की वीडियो आप सभी को पता है पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने इसकी पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने आप सभी को फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्लॉक ऑलरेडी करा दिया है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्लॉक अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो 90 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका उसी ब्लॉक से आएगा। तो पार्ट 2 में जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था, जो भी है पेंडिंग जो बाकी के टॉपिक्स रह गए हैं वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आई नो थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन कल ही आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पार्ट 2 में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड कर सकूँ। और अगर अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो आपके सिर्फ इन 2 वीडियोस को देख कर ही आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से कराएं। तो अगर आप मेरे को एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो आप सभी देख रहे हो, तो 100% मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज की वीडियो में बताए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। और मैं आप सभी से यही चाहूँगी, जब आप एग्ज़ाम देकर आएँ तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में इन्हीं वीडियो के नीचे ज़रूर शेयर करना कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चन से देखने को मिले, आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया, और जितने मैंने आपको क्वेश्चंस बताए क्या उन्हीं से एग्ज़ाम आए थे या नहीं, ये सब कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पार्ट 2 का हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे की जो भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको अभी तक ब्लॉक 4 थर्ड तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ब्लॉक 4 से मैंने आपको कहा था कि ब्लॉक 4 से एक तो आपका नोमैडिक एम्पायर भी कभी कभी आ जाता है, खानाबदोश साम्राज्य। तो आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा, इसको ओवरऑल पढ़ के जाना, वरना आप लोगों ने यूनिट सेकंड तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, खानाबदोशी लोग कौन होता है, तो आप लोग तब भी इसको ईजिली से कर पाओगे। बात करते हैं इससे और क्या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो याद रखना इससे आता है माया सिविलाइजेशन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इनका और आपका एस्टैक, ये 3 चीज़ यहाँ इससे पूछी जाती है ब्लॉक 4 से। और मैं बात करूँ तो ब्लॉक 4 अगर आपने करा तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसको पढ़ के जाओ, स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्लॉक 4 तक जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये सब कुछ आपका सेक्शन ए के पार्ट में आता है, ठीक है। तो आपको पता है सेक्शन ए से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, फिर सेक्शन बी से आपको 2 करने हैं, तो क्वेश्चन सेक्शन ए से आप 3 क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन करना है, लेकिन 2 सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करने तो कंपलसरी होता है। तो कल की अभी तक जितनी भी पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चंस बताए उसमें तो आप 3 क्वेश्चन ईजिली से कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं आज, चलो आपके सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी से क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको क्या क्या करना है उस पर बात करते हैं। बाकी आप लोग ये देख सकते हैं अभी तक इनमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये सब कुछ मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन अभी बात है आपकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की, जो कि मुझे आपको बताना है, तो हम पहले बात करेंगे आपके उस पर। तो ये सब मैं आपको देखो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिनमें भी स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का मिल जाएगा, और पार्ट 1 वाली वीडियो के नीचे ही मैंने पार्ट 2 का यहाँ पे अपलोड करा है। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। वीडियो को एक बार जल्दी से आप सभी लाइक शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को लाइक कर फैला दो, ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल जाए, और जिनका भी एग्ज़ाम अभी कल है यहाँ पर MHI 01 का, उन सभी की हेल्प हो जाए, ताकि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो अगर वो इतना भी करके जाएंगे तो कम से कम आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि हाँ आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। सब आपके एग्जाम में, आप सभी को पता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइज ऑफ इस्लाम, ठीक है, इस्लाम के उदय पे क्वेश्चन आता है। इस बार जो मार्च का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन मे बी पूरे चांसेस है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर राइज ऑफ इस्लाम का क्वेश्चन आ गया कि कैसे इस्लाम का उदय हुआ, इसका राइज हुआ, इसका पूरा प्रोसेस बताओ और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है अरब की सोसाइटी पर, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब मैं आपके साथ ये टॉपिक थोड़ा बहुत मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो आपको क्या लिखना है। देखो, अगर मैं बात करूँ आपकी कब की 632 AD की मैं बात कर रही हूँ, 632 ईस्वी की अगर हम बात करें, तो आपका इस्लाम का जो राइज है उदय हुआ था, ठीक है। इस्लाम राइज कब हुआ था? 632 AD में, ये आपको चीज़ याद रखनी है। और उसके बाद जब ये उदय होना इसका स्टार्ट हुआ तो बहुत तेज़ी से इसका विस्तार भी, एक्सपेंड भी बहुत तेज़ी से हुआ था। और अगर मैं बात करूँ कि ये एक्सपेंड कहाँ कहाँ पे हुआ बहुत तेज़ी से,
तो आप देख सकते हो इस्लाम आपका यूरोप में फैला, आपके अफ्रीका में फैला, इसका एक्सपेंशन हुआ। देन आपके फिर इंडिया में भी इसका एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। इंडिया के भी कुछ पार्ट में आप देखोगे इसका एक्सपेंशन बहुत तेज़ी के साथ होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ रोमन एम्पायर, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, वरना जो ऑलरेडी मुझसे बच्चे पढ़ के आ चुके हैं उनको मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि रोमन एम्पायर जो है वो 510 बीसी में ये रिपब्लिक हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिपब्लिक हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 331 बीसी के अराउंड आते आते यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके डिक्टेटरशिप आ जाती है, यानी कि ऑक्टेनियन सीजर आ जाता है, जिसको ऑक्टेनियन सीजर नहीं, आपके अगस्तस की उपाधि धारण की थी, अगस्तस की ही टाइटल अडॉप्ट किया था उसने। पूरी तरीके से क्या करा था, यहाँ पे डिक्टेटरशिप यहाँ पर बन चुका था। और अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि रोम जो है आपका बहुत इटली का निकला एक छोटा सा पार्ट है, उसके बाद यहाँ पे मोनार्की थी लेकिन वो हटा दी गई, वो रिपब्लिक बना दी गई। रिपब्लिक बनाने के बाद जब अगस्तस आया तो उसने वापस से रोमन एम्पायर में आपके मोनार्की को स्टार्ट कर दिया था। तो अब यहाँ पे देखोगे कि अब आपका पूरा का पूरा जो रिपब्लिक है वो पूरी तरीके से क्या होता है, पलट जाता है। अब यहाँ पर अब क्या होता है, लोगों के बीच में पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है ना। अगर हम बात करेंगे रोमन एम्पायर की, तो रोमन एम्पायर जो है वो आपका टू पार्ट, यानी कि दो एम्पायर यहाँ पे टू पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। एक आपका बन जाता है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, और एक है आपका वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। तो ये दो पार्ट में रोमन एम्पायर एट दी एंड ये डिवाइड हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ आपके वेस्टर्न रोमन एम्पायर की, तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो आपका रोमन एम्पायर थी था, लेकिन जो ईस्टर्न यूरोप एम्पायर है ये बन गया था आपका ओटोमन एम्पायर, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ओटोमन एम्पायर आगे आपका बढ़ता गया, बहुत पावरफुल होता गया। वेस्टर्न यानी कि रोमन एम्पायर आपके वेस्ट वाले में था ये एम्पायर, ये इस पे बहुत सारे आपके ट्राइबल्स ने बहुत ही ज़्यादा अटैक करते गए, तो ये एट दी एंड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। और आपका ओटोमन एम्पायर जो ये आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। ओटोमन एम्पायर अगर हम बात करें तो इसे बेजेंटाइन एम्पायर है। तो बेजेंटाइन एम्पायर में आपके ईस्टर्न रोमन एम्पायर में बेजेंटाइन एम्पायर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये अब यहाँ पर रोल करता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी राइज हुई थी, क्रिश्चियन का उदय हुआ था। कौन से धर्म को ये लोग फॉलो करते थे, क्रिश्चियनिटी को, जो मैं आपको पूरी तरीके से ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। वेस्टर्न रोमन एम्पायर में मैंने आपको बताया, यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स ने, लाइक आपके हुन्स हुए, इन सब ने यहाँ पर इसको अटैक कर करके इसको फाइनली ख़त्म कर दिया था। बेजेंटाइन एम्पायर की अगर हम बात करें तो बेजेंटाइन एम्पायर से ही आपका इस्लाम का उदय होता है, इस्लाम का राइज होता है, ठीक है। और यहीं से क्या होता है एट द एंड, अब क्या होता है, हमारा जो बेजेंटाइन एम्पायर है ये आपका खतरे में पड़ जाता है। क्यों, किससे खतरे में होता है, आपके ओटोमन एम्पायर से, ठीक है। ओटोमन एम्पायर ने फाइनली बेजेंटाइन एम्पायर को यहाँ पे ख़त्म कर दिया होता है। ये तो इंट्रोडक्शन की एक छोटी सी बात हो गई। अब मैं आपको अरब एम्पायर की बात बताती हूँ थोड़ी बहुत। अरब एम्पायर की अगर मैं बात करूँ तो अरब एम्पायर जो है आपका इस कब राइज हुआ था, 7th सेंचुरी AD में, ठीक है, 7वीं शताब्दी सब ईस्वी में। और जब ये एम्पायर यहाँ पर आपको अरब एम्पायर देखने को मिलता है तो इसने कौन कौन सी जगहों को कॉन्कर कर लिया था, जीता था, तो वो था आपका इराक, सीरिया, इजिप्ट, आपका ईरान हुआ, ठीक है। ये सारे प्लेसेस आपको याद रखने, और आपका फिलिस्तीन, ठीक है। और धीरे धीरे ये कहाँ तक फैला, आपके स्पेन से लेकर के आपके पूरे चाइना तक। आप देख सकते हो अब आपका इस्लाम रिलीजन है, ये एम्पायर यहाँ तक अच्छा खासा बढ़ चुका होता है। और आपको हमें ये चीज़ें ऑलरेडी पता है कि अरब पेनिनसुला आपका पूरा एक डेजर्ट एरिया है। इट मीन्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो आपको खाना बदोशी यानी नोमैडिक पीपल आपको देखने को मिलते हैं। और हमें ये भी एक चीज़ पता है कि जो नोमैडिक पीपल होते हैं वो माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब भी थी। उस ट्राइब में से सबसे पहले यमनीज नाम की एक ट्राइब थी जो यहाँ पर रूल करते थे, ठीक है। लेकिन जब रोमन एम्पायर आपका धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगा, फैलने लगा था, और यहाँ पर वॉर होने लगा, जिसकी वजह से आपने देखा कि हमारा यहाँ पे रोमन एम्पायर एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर में ये डिवाइड हो जाता है,
ठीक है। तो येमेनीज़ ने यहाँ पर क्या करा, अपना एक अलग धर्म यहाँ पे बनाया था। तो येमेनीज़ ने कौन सा रिलीजन को फॉलो किया था, आपके जुडाइज़ियम को, ठीक है। क्रिश्चियनिटी आने से पहले आपको पता है जुडाइज़ियम जो थे वो रूल कर रहे थे। तो यहाँ पर येमेनीज़ ट्राइब ने क्या करा था, आपके जुडाइज़ियम को फॉलो करा था, उसको अपनाया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि हमने अभी देखा अरब एम्पायर में बहुत सारी ट्राइब्स रूल करती हैं, तो बहुत सारी जो ट्राइब्स रूल करती हैं उनमें से आपका एक ट्राइब था बेदुइन्स ट्राइब, ठीक है। कौन सी ट्राइब थी, बेदुइन्स ट्राइब थी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्राइब थी, ठीक है। और ये वाली जो ट्राइब अगर हम देखेंगे तो ये किसका, क्योंकि हमें पता है कि आपका एरिया डोमेस्टिकेशन का पर्पस है और ये एरिया आपका डेजर्ट एरिया है, तो हमें पता है कि इस समय जो आप डोमेस्टिकेट करोगे वो कौन सा एनिमल करोगे, आप कैमल को, ऊँट को इन लोगों ने क्या करा था, यहाँ पर इन्होंने इसको पालतू बनाना स्टार्ट करा था। तो अब हम बात करेंगे बेदुइन, यहाँ पे आपके अरब एम्पायर में सबसे पावरफुल ट्राइब मानी जाती थी, क्योंकि ये पूरे डेजर्ट एरिया में सिर्फ एक, अगर आप देखोगे कैमल जो जिसको पास जिसने डोमेस्टिकेट किया था वो सिर्फ इसी ट्राइब के पास था, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे आपकी सऊदी अरेबिया, अफ्रीका, यूरोप, सेंट्रल एशिया, ये सब के पास, सऊदी अरेबिया अगर आप बात देखोगे तो अरेबिया क्या है, हर डायरेक्शन में अगर आप देखोगे सबके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, जो ट्रेड होता था ना, व्यापार होता था, वो कैमल से होता था। तो इसीलिए डोमेस्टिकेशन कैमल का यहाँ पर स्टार्ट होता है और इसी वजह से बेदुइन जो ट्राइब जी सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। क्यों, क्योंकि वहाँ के जो आपके मर्चेंट है, जो व्यापारी हैं, उनका कनेक्शन इसी के साथ था, क्योंकि आपको ट्रेड के लिए अपने कैमल की ज़रूरत पड़ेगी और जो कैमल है, ऊँट है, वो कौन प्रोवाइड करता था, बेदुइन्स ट्राइब। क्योंकि अगर हम बात करेंगे आपके ट्रेडर्स हुए, आपके मर्चेंट हुए, वो बेदुइन्स को क्या देते थे, वो इनके बदले में उन्हें फूड देते थे, ठीक है, ग्रेन्स देते थे। और बेदुइन्स उनको ये एक्सचेंज में क्या देता था, कैमल देता था, एनिमल्स देते थे, ठीक है। इसी वजह से पूरे क्या है, यहाँ पे बेदुइन सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो बेदुइन्स ट्राइब है वो मर्चेंट को, व्यापारियों को क्या प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते थे, ताकि कोई और जो ट्राइब है, अदर्स ट्राइब जो है, जनजातियाँ हैं, वो अटैक करे तो वो उससे बचा सके, क्योंकि बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पे रहती थी ना। सबसे ज़्यादा पावरफुल सिर्फ आपकी बेदुइन्स ट्राइब थी, क्लियर हो गया। और अगर हम आगे अगर हम बात करेंगे, आपके जो हेड, आपके जो ट्राइब के हेड होते थे, उसे क्या कहा जाता था, उसे सैयद कहते थे। क्या कहते थे, उसे सैयद कहते थे। नाउ अब क्या होता है, आपके अब प्रॉफेट मोहम्मद यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रॉफेट मोहम्मद जब आते तो उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया, चेंज करके रख दिया, सब कुछ बदल कर रख दिया था। अब आप देखोगे, सबसे पहले आपको पता है मक्का, ये क्या है, वर द प्लेस वेयर मोहम्मद वॉज बॉर्न। आपको पता है मक्का में क्या हुआ था, जहाँ पर प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म हुआ था। उनका अगर बर्थ टाइमिंग देखोगे तो आप सभी को पता है 22 अप्रैल 571 एडी में इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें जो मक्का सिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट सिटी क्यों है, तो ये एक बात याद रखना, ये क्योंकि एक तो ये ट्रेडिंग सेंटर है, ठीक है, ये एक व्यापारी केंद्र है। और दूसरा ये क्या है, यहाँ पे आपको काबा, यहाँ पर क्या है, आपका काबा लोकेटेड है, ठीक है, ये आपको पता है। और काबा लोकेटेड है जो उस समय का सबसे बड़ा और सबसे, इसे क्या यहाँ का सेक्रेड सिटी से बोला जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता और आप सभी ने पढ़ा होगा। सेकंड थिंग अगर हम बात करो, और यहाँ पर मक्का में अगर हम बात करते हैं तो आपके मक्का में कौन सी ट्राइब, कुरैशी ट्राइब यहाँ पर रूल करती थी, ठीक है, कुरैशी ट्राइब यहाँ पर रूल करती थी, कहाँ पर, मक्का में। और प्रॉफेट मोहम्मद जो है आपके इसी ट्राइब के थे, कौन सी, कुरैशी ट्राइब से आपके प्रॉफेट मोहम्मद थे। और सारी की सारी अथॉरिटी अगर आप देखोगे तो इसी ट्रेड के पास थी, सॉरी इसी ट्राइब के पास थी। और सारा का सारा ट्रेड का काम जो है वो आपका ये कुरैशी ट्राइब ही देखता था, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने ऑलरेडी पता है क्रिश्चियनिटी आने से पहले जुडाइज़ियम यहाँ पर रूल करते थे। तो जुडाइज़ियम कभी भी नहीं चाहेगा कि आपके एम्पायर में, आपकी सोसाइटी में जहाँ आप रहते हो वहाँ पे कोई नया धर्म आए, वरना आपको कोई भी, आपका जो इतने सालों तक रूल कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, उन्हें कोई भी नहीं फॉलो करेगा। तो जुडाइज़ियम आपका कब ख़त्म हुआ था, क्रिश्चियनिटी आने पर। सेम एज क्या होता है, कुरैशी ट्राइब यहाँ पर आपका मक्का में रूल करता है, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद ने जब इस्लाम रिलीजन लेकर आया तो ये कुरैशी ट्राइब कभी नहीं चाहता था कि इस्लाम धर्म आपका यहाँ पर आए, वरना कुरैशी ट्राइब जो इतने समय से रूल कर रहा है उनको कोई भी नहीं पूछेगा।
सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और यहीं से क्या होता है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ताकि अब क्या होता है, अब अगर आप इसी वजह से क्या होगा, रिबेल होगा, विद्रोह होने स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, तो अब आप चीज़ें देखोगे तो प्रॉफिट मोहम्मद जब यहाँ आते तो उन्हें हर किसी को एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है कि सबको हथियार दे दिए गए थे। ठीक है, और फिर सबके सामने यहाँ पर क्या कर, सबको, क्योंकि अब रिबेल होगा तो आपको पता है क्यों, क्योंकि इतने समय तक अगर कोई भी एक ट्राइब है, कोई भी एक रिलीजन यहाँ पे रूल कर रहा है, सडनली कोई नया आ जाए और वो अपने आप को यहाँ पे पावरफुल बनाने की कोशिश करे, तो ऑब्वियस सी बात है आप वहाँ पे विद्रोह करोगे ही करोगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा अगर हम बात देखें, आपका जो ट्राइब है कुरैशी ट्राइब, उसका कंट्रोल पूरा का पूरा मक्के पे था। ठीक है, वो लोग यहाँ पर रूल करते थे। तो कुरैशी ट्राइब अगर हम बात करें तो इन लोगों की यहाँ पर क्या खुद की एक असेंबली भी होती थी। असेंबली आप सभी को पता है क्यों बनाई जाती है, ताकि यहाँ पर आप सारे जो भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिसीज़न लेना हो, आगे क्या करना है, मोनार्की आनी चाहिए या नहीं, ये सब कुछ इसमें डिसीज़न लिया जाता था। तो यहाँ पर डिसीज़न लेते थे और आगे फिर क्या करना है वो सब कुछ इस असेंबली में डिस्कस किया जाता था। यहीं अगर हम बात करेंगे, मोनार्की सिस्टम यहाँ पर नहीं होती थी, आपको पता है, लेकिन अगर धीरे धीरे आप देखोगे 600 AD आते आते आपका जो ट्राइब का जो पूरा सिस्टम चलता है, ये क्या होने लगता है, टूटने लगता है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, करप्शन होने आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद अब क्या होता है, इस वजह से बेदुइन ट्राइब पे भी खतरा आ जाता है। फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि आपका जो मक्का है, आप जानते हो मक्का क्या है, एक अर्बनाइज सिटी है, ये आपको ऑलरेडी पता है, आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मक्का आपकी एक अर्बनाइज सिटी है, लेकिन उसके बावजूद सोचो कि बेदुइन पे ये लोग पूरे के पूरे डिपेंड रहते थे और यहाँ पर रेडिंग भी पड़ती थी। ठीक है, तो बेदुइन इन सब तरीके से इनके क्या करता था, प्रोटेक्शन, रक्षा देता था। अगर हम आगे बात करें प्रॉफिट मोहम्मद, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, आपके इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। देखो, प्रॉफिट मोहम्मद का जो जन्म है, आपको मैंने बताया 571 AD में हुआ था। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि उनका जो पालन पोषण है वो किसने किया था, जो उनके अंकल हैं अबू तालिब, उन्होंने किया था। ठीक है, और उनकी पूरी की पूरी फैमिली क्या थी, एक स्कॉलर थी, विद्वान थी, और ये कई क्या ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थे। प्रॉफिट मोहम्मद की अगर स्टार्टिंग बातों अगर देखोगे तो ये अच्छे थे, अच्छे दया भाव वाले इंसान थे, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन थे, इंटेलिजेंट थे, कह सकते हो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे ये। और ये किसको मानते थे, अल्लाह को, ये भी आपको बात पता है। प्रॉफिट मोहम्मद आपको पता है धीरे धीरे क्या हो गया कि ये लोग ये जो है वो ट्रेड में, व्यापार में यहाँ पे इन्वॉल्व होने लगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे जुडाइज़ियम से, आपके क्रिश्चियनियत से, क्रिश्चियनिटी जो है, इन सब से ये लोग बात करते थे और एक तरीके से ये लोग नॉलेज को अपनी बढ़ाते थे, क्योंकि आपको पता है नॉलेज तब बढ़ती है जब हम किसी से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं। तो नॉलेज इसी तरीके से बढ़ती है। देन उनकी क्या होती है, उनकी वाइफ खदीजा के साथ इनकी शादी होती है, जो कि एक विडो थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ देखोगे, आपको उनकी पूरी बायोग्राफी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देन अगर हम बात करते हैं आपके प्रॉफिट मोहम्मद की, तो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, वो अक्सर क्या करते हैं आपके माउंट हीरा पर, कहाँ पर आपको याद रखना है, माउंट हीरा पर ये लोग जाते थे। कहाँ पे, वहाँ पे एक गुफा होती थी, केव होती थी, जहाँ पर ये मेडिटेशन करते थे और वहाँ पे अकेले रहना पसंद करते थे, क्योंकि आपको पता है कभी भी अगर इनलाइटनमेंट पानी है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, मेडिटेशन, जो कि आपके प्रॉफिट मोहम्मद ने भी की थी। तो वो ये सारी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से उनको ये सारी नॉलेज होती है और फाइनली उन्हें मेडिटेशन के थ्रू एनलाइटनमेंट मिलती है और फाइनली ये पूरी की पूरी यहीं से आपका इस्लाम की जो फिलॉसफी है इसका उदय होता है, इसका राइज होता है। फिर यहीं पे जब प्रॉफिट मोहम्मद को इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है, जब इन्हें ये नॉलेज होती है, तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि अब इस्लाम धर्म को लाया जाए। तो इसी वजह से क्या होता है, उन्होंने सबसे पहले अपनी जो पूरी आपकी इस्लाम धर्म की फ़िलॉसफ़ी सारी चीज़ें बातें बताई थी, इन्होंने जाकर सबसे पहले अपनी फैमिली को बताया था। देन कुरैशी ट्राइब के सामने जब ये बात सामने आती है, तब इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पर अटैक करना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, सोसाइटी में जो रूल कर रहा है, लेकिन सडनली कोई नया मेंबर आ जाए कि मुझे मेंबर बनना है, तो आपको ऑब्वियस ही बात है, विद्रोह आपको, रिबेल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अटैक होने चालू हो चुके हैं और इसी वजह से प्रॉफिट मोहम्मद पर अटैक होते गए ट्राइब्स। और लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जो ट्राइब्स थी वो इन्हें प्रोटेक्ट भी करती थी, प्रोटेक्शन भी इन्हें देती थी।
लेकिन अगर आप देखोगे इनके अंकल जो हैं अबू तालिब, इनकी डेथ होने के बाद इनके जो अंकल थे अबू तालिब 619 AD में इनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के पास अपने आप जो भी प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज़ बची नहीं थी। और अगर मैं बात करूँ, प्रॉफिट मोहम्मद अपने आप को रसूल अल्लाह कहते थे। ठीक है, रसूल अल्लाह का मतलब क्या होता है? मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कि वो अल्लाह के क्या है? मैसेंजर हैं, और जो कि इसीलिए भी यहाँ पर ये बात फैलाने आए हैं। ठीक है, नाउ अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट मोहम्मद बहुत अकेले पड़ गए थे। ठीक है, अब उन्हें क्या होता है, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन हट चुकी थी, इस वजह से क्या होता है, अब उस ट्राइब ने इतना ज़्यादा आपके प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट हो गए थे, तो फाइनली उन्होंने क्या करा, आपके यहाँ पर मक्का से भगा दिया था, प्रॉफिट मोहम्मद को निकाल दिया था। तो प्रॉफिट मोहम्मद अब अकेले थे, अकेले यहाँ पे वो माइग्रेट करते गए करते गए। फिर उन्हें माइंड में आया कि वो अकेले तो कुछ सरवाइव नहीं कर सकते, ना ही वो ये सारी चीज़ें फैला सकते अकेले। तो वो उन्होंने क्या करा, माइग्रेट करना स्टार्ट करा। वो कहाँ पे पहुँच गए? मदीना में पहुँच चुके थे। वहाँ जब गए तब लोगों को उन्होंने सेम चीज़ जो यहाँ मक्का में बातें बता रहे थे, वही सेम चीज़ उन्होंने मदीना में बतानी शुरू हुई। यहीं पर उन्होंने डिवाइन रेवोल्यूशन, ठीक है, आपका डिवाइन रेवोल्यूशन उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। उन सब लोगों को इसके बारे में बताया, आपकी टीचिंग ऑफ इस्लाम के बारे में बताया, ये सारा कुछ। अगर हम बात करें टीचिंग ऑफ इस्लाम में क्या होता है, तो ये होता है कि ये सिर्फ एक ही गॉड में बिलीव करते थे। ठीक है, बिलीव इन द वन गॉड हु मेड यू। और दूसरा, आपको पता है, आइडल वर्शिप में ये बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं, और इनका सिर्फ एक ही भगवान है, वो आपको पता है, अल्लाह। ये टीचिंग ऑफ इस्लाम है, ये भी आप इसमें लिख सकते हो। और अगर मैं आपको बताऊं इस्लाम का मतलब ही क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, सबमिशन। ठीक है, तो याद रखना इस्लाम का मतलब ही सबमिशन होता है। तो यहाँ पर डिवाइन रेवोल्यूशन के बारे में, उनकी टीचिंग के बारे में मदीना में फैलाने लगे। तो अब हर लोगों ने क्या करा, प्रॉफिट मोहम्मद के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, और सबके सब जो है प्रॉफिट मोहम्मद के अथॉरिटी में आ गए थे। सब ने प्रॉफिट मोहम्मद की बातों को फॉलो करना शुरू करा। अब क्या है, सबने उनको फॉलो करा सबसे ज़्यादा। और आपको ये बात पता है, सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर होंगे वो कौन होंगे? उस सोसाइटी के सबसे वीक पर्सन, सबसे पुअर पीपल जो है, वो लोग इनकी बातों में सबसे पहले आते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस ऑफ करेगा वो ही ऐसे लोगों के जल्दी ही उन लोगों के सपोर्ट में आते हैं। अब धीरे धीरे आप देखोगे तो प्रॉफिट मोहम्मद के बहुत सारे, कम से कम लाखों फॉलोवर्स उनके साथ चलने लगते हैं, और ये लोग बहुत सारी जगहों पे माइग्रेशन अब स्टार्ट कर देते हैं। और सभी ने प्रॉफिट मोहम्मद को यहाँ पे अपनाना चालू कर दिया, उनको, उनकी टीचिंग को एक्सेप्ट किया था, और मुस्लिम रिलीजन को सबने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसी तरीके से आप देखोगे प्रॉफिट मोहम्मद जो मदीना में जाकर के सेटल हो चुके थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट डेट आप लोगों को याद रखें, 24 सितंबर 624 AD की टाइम की बात है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो माइग्रेशन इनका एंड होता है, और फाइनली इस्लामिक कैलेंडर, जिसका नाम आपने सुना होगा हिजरी कैलेंडर, इसी समय आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली अगर मैं प्रॉफिट मोहम्मद की बात करूँ, 632 में यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है, वो डेड हो जाते हैं। माइग्रेशन करते करते बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं कुरैशियों के साथ। फाइनली उनके एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, और फाइनली आप वो मक्का में भी आप देखोगे अब इस्लाम धर्म की शुरुआत हो जाती है। तो ओवरऑल फाइनली अगर आप देखोगे, फाइनली नाउ इस्लाम वॉज इस्टेब्लिश्ड under the authority of Prophet Muhammad, अथॉरिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, फाइनली क्या होता है, आपके जो है यहाँ पर इस्लाम धर्म आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे 4 खलीफा थे, उसको आप डिटेल में कर लेना। चलिए, ये एक टॉपिक हो गया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्यूडलिज्म है। 100% यहाँ से सामंतवाद पे क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो चलिए बात करते हैं आपके फ्यूडलिज्म टॉपिक की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे सामंतवाद की, तो आपको पता है सामंतवाद क्या होता है। ये एक चीज़ याद रखना, आपका जो ये सिस्टम है, जो फ्यूडलिज्म सामंतवाद जो व्यवस्था है, ये सिस्टम आपकी हेरिडिटी है। ये किस पे बेस्ड होती है? आपकी हेरिडिटी पर बेस्ड होती है। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे ओवरऑल, तो आपको इसके अंदर एक डायग्राम बनाना है। मैं आप सभी को बताती हूँ। सबसे पहले आपको जो डायग्राम बनाना है वो क्या होगा कि सबसे टॉप पर आपके किंग होते हैं,
उसके बाद जो उसके नीचे होते हैं वो होते हैं आपके नॉबल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो होते हैं आपके नाइट्स, जिनको सूरवीर कहा जाता है। और नेक्स्ट अगर लास्ट में बात करोगे तो आपके इसमें पीजेंट होते हैं, किसान होते हैं, फार्मर होते हैं। तो ये आपको इस तरीके का यहाँ पे डायग्राम बनाना है। सबसे ऊपर यहाँ पर ये होते हैं। अब इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको इसमें बताना होता क्या है। आपको इस डायग्राम में देखकर एक चीज़ समझ आ रही होगी कि सबसे टॉप पर इस फ्यूडलिज्म में इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्यूडल पिरामिड ऑफ पावर। आप अपने एग्जाम में इसको क्या लिखेंगे, फ्यूडल पिरामिड ऑफ पावर, जिसमें पिरामिड में आपको क्या दिख रहा है, आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से बनाना ही है, ठीक है। यहाँ पर परफेक्ट नहीं बन पाया, लेकिन इस तरीके के डायग्राम के थ्रू आपको इसको बनाना है। जिसमें अगर हम बात करेंगे इस पिरामिड में, ध्यान से समझना, इस पिरामिड में आपको ये नज़र आ रहा है कि सबसे टॉप पर यहाँ पे राजा है। इट मीन्स पूरी की पूरी जो पावर है इसके हाथ में है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इस यहाँ पर एक बात याद रखना, फ्यूडलिज्म में ये आपका एक सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, लैंड होल्डिंग का यहाँ पर काम होता है। और याद रखना, आपसे जो फ्यूडलिज्म पूछा जाएगा वो यूरोप का पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमें देखोगे, आपको यहाँ पे जो राजा है वो क्या प्रोवाइड करता है, लैंड, ज़मीन प्रोवाइड करता है, जिसको आप फिफ भी कहते हो। फिफ मतलब क्या होता है, अ पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का एक टुकड़ा। क्योंकि राजा के पास बहुत सारी लैंड होती है और वो अकेले तो यहाँ पर इसको नहीं संभाल सकता, इसलिए ये कुछ सामंतों को, कुछ नॉबल्स या फिर फ्यूडल लॉर्ड को रखता था, ठीक है। और यहाँ पर हम, क्योंकि नॉबल्स के अंडर में आपके नाइट्स होते हैं, ठीक है, और ये इसको क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। ये मिलिट्री पावर होती है आपकी। और पीजेंट आपको पता ही है, तो लैंड पे काम पीजेंट यानी किसानों से करवाया जाता है। अब अगर हम बात करें किसान क्या देगा, तो किसान इनको वापस में फूड और सर्विस प्रोवाइड करता था, ठीक है। और जो आपके जो ये है कौन, नाइट्स हैं, जिसमें आपकी मिलिट्री होती थी, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी नॉबल्स को और मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करती थी। और अगर हम बात करें नॉबल्स राजा को एक्सचेंज में क्या देता था, ये इसको देता था मनी, जो भी इसके लैंड से जो भी काम होके जो भी पैसा रेवेन्यू आता वो देता था। और साथ में साथ नाइट्स देते थे, यानी कि जो भी मिलिट्री पावर है। क्योंकि राजा ने क्या कहा था कि उसने एक ज़मीन का टुकड़ा नॉबल को दिया, उसका उसको वो बना दिया, हेड बना दिया, ओनर बना दिया। लेकिन राजा को उसके एक्सचेंज में क्या चाहिए था कि जब भी उसको मिलिट्री प्रोवाइड चाहिए होगा, आर्मी की ज़रूरत होगी, तो वो नॉबल्स उसको देगा। एक्चुअल में बात यही होती है। लेकिन एट द एंड क्या होता है, जो वहाँ के नॉबल्स होते हैं या फिर फ्यूडल लॉर्ड सामंतवाद होते हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, इट मीन्स जो पिरामिड की पूरी आप पावर देख रहे हो राजा के हाथ में ना होकर के नॉबल्स के हाथ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि नॉबल्स को सब कुछ मिल चुका है, मिलिट्री सर्विस उसके पास में, ज़मीन भी उसको मिल चुकी है, पीजेंट भी उसके अंडर में है, और राजा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि राजा ने अपनी मर्जी से ही उसको लैंड दी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ पर अब क्या होता है, इसी फ्यूडलिज्म की वजह से आपको बात बता दूँ, यहाँ पर अब आप देखोगे, यहाँ पर अब आपकी क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वीक होने लगती है। क्योंकि आपको पता है मोनार्की सिस्टम जब तक रहेगा तब तक सारी चीज़ सेंट्रलाइज, केंद्रीकरण रहती है। लेकिन अगर पावर किसी और के हाथ में चली गई तो वो क्या हो जाएगी, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है। यही हालात थे, यही कारण है, इसी को कहा गया है फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। ये डेवलप हुआ था कहाँ पर, आपके वेस्टर्न यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में फ्यूडलिज्म, सामंतवाद आपको देखने को मिलता है। जिसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि राजा टॉप पर है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे पूरे के पूरे सब कुछ किस पे डिपेंड था, फ्यूडल लॉर्ड सामंतवादों पे था। और वो रियल पावर जो है वो किसके हाथों में थी, आपके फ्यूडल लॉर्ड के हाथ में, ना कि किंग के हाथ में। तो नोबल यहाँ पर क्या करता था, फिफ रिसीव किया था उसने, आप पीस ऑफ लैंड को रिसीव करा था, और वो उस पास पावर थी, वो रूल कर रहा था। और उसके अंडर में जो भी आपके पीजेंट्स हैं, आपके सर्फ हैं, वो उसी के अंडर में काम करते थे, ठीक है। और फिर इसकी वजह से क्या हो गया, क्योंकि अब सारी की सारी पावर जो है आपके फ्यूडल लॉर्ड के हाथ में आ जाती है। इसी वजह से क्या होता है, अब सारी की सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज होती हैं, क्योंकि पावर अब सिर्फ एक के हाथ में नहीं होता है, बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड होते हैं। इसी वजह से अब डिसेंट्रलाइज हमारी गवर्नमेंट हो जाती है। तो ओवरऑल क्यों,
क्योंकि यहाँ पर क्या है, लॉयल्टी और जो मिलिट्री एड जो नोबल्स को किंग को प्रोवाइड करी थी वो उसने ऐसा नहीं करा, उसने बीच में धोखा दे दिया, आप ऐसे कह सकते हैं। तो फ्यूडलिज्म में ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी क्रिएट हुई। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपको एट दी एंड में देखो, मैं आपको बस छोटा छोटा बता रही हूँ कि फ्यूडलिज्म डिक्लाइन होने का क्या कारण है। अगर ये आपको लिखना है तो आपको देखो क्या लिखना है। एक तो आपको क्या लिखना है, रिवाइवल ऑफ ट्रेड, क्योंकि अब व्यापार शुरू हो चुका था, ठीक है। दूसरा आप देखोगे चेंजेस इन रूरल सेटअप, क्योंकि अब आपको पता है लोग जो है गांव छोड़ करके शहरों में जाकर शिफ्ट होने लगे, आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, ठीक है। आपकी जनसंख्या बढ़ने लगी बहुत तेज़ी के साथ, लोग जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी आने लगी, तो जितने भी आपके फार्मर थे उन्होंने यहाँ पे छोड़कर शहर चले गए, और वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन्स आ गई, तो उसमें करने लगे। सबके सब कहाँ चले गए, एमरजेंस ऑफ टाउन आपको देखने को मिलेगा। मतलब अब आप शहरों में चले गए, क्यों, क्योंकि तो अब जब आपके पास शहर है, आपको मशीन प्रोवाइड हो रही है, वहाँ पे काम मिल रहा है, तो आप पागल थोड़े हो कि आप किसी के अंडर में रह करके काम करोगे। इसी वजह से क्या होता है, सामंतवाद जो है वो आपका जो पिरामिड बना था वो टूट जाता है, और जितने भी सामंतवाद यहाँ पे रूल कर रहे थे, यहाँ पे किंग थे, फ्यूडल लॉर्ड थे, आपके नाइट्स थे, और जो आपके पीजेंट थे, पीजेंट जो है यहाँ से आप छोड़ के चले जाते हैं, इसकी वजह से आपका चला जाता है। और जब पीजेंट ही नहीं रहेगा तो वो फूड प्रोवाइड करेगा ही नहीं, तो फ्यूडल लॉर्ड के अंडर में जो भी मिलिट्री थी वो सबको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, और क्या खाने को देता था, शेल्टर घर देता था। लेकिन अब आपके फ्यूडल लॉर्ड सामंतवाद के पास खुद ही भी खाना नहीं है, क्योंकि किसानों ने काम करना बंद कर दिया था, तो वो नाइट्स को क्या प्रोवाइड करते। इसी वजह से नाइट्स ने भी यहाँ से काम करने को मना कर दिया, और यहीं से आपका क्या होता है, फाइनली फ्यूडलिज्म आपका ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ आपको लिखनी है। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कम में आपको ज़्यादा बता सकूँ। दूसरी चीज़ आपको क्या लिखनी है, आपसे फ्यूडलिज्म में 2 फेजेस पूछे जाते हैं, 2 फेजेस ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद के 2 चरण हैं, वो कौन कौन से, जल्दी से उसे लिख लो। सबसे पहला जो फेज़ आएगा आपका वो आएगा फ्रॉम 9 to 11 सेंचुरी, ठीक है। 9 से 11 शताब्दी का फेज होता है एक पहला चरण, और दूसरे में बात करूँ तो एक है 11 to 14 सेंचुरी, 11 से 14 शताब्दी की दूसरी सेंचुरी में आप देखोगे ये 2 चरण में हमारा आपका फ्यूडलिज्म आपको देखने को मिलेगा। और ये बात भी किसने बताई है, किसने करी है, अकॉर्डिंग टू मार्क ब्लॉक, ये नाम याद रखना है। अकॉर्डिंग टू मार्क ब्लॉक के अकॉर्डिंग जो सामंतवादों को 2 चरणों में डिवाइड करा है, एक से 9 से 11 शताब्दी तक, और दूसरा है 11 से 14 शताब्दी तक, ठीक है। ये 2 फेज़ के अंदर लिखना है। अब मैं आपको बता रही हूँ इसको डिटेल में क्या करना है, आप सिर्फ पॉइंट्स याद कर लो, इसके अंदर बनाकर भी आप इजीली से एग्जाम में आ जाओगे। सबसे पहले मैं आपको पहला फेज़ करा रही हूँ जो कि 9 to 11 सेंचुरी है। इससे मैं आपको 3 पॉइंट्स याद रखना है। पहला है आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। पहले तो आप जल्दी जल्दी इसको लिख लो जो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर क्या लिखना है वो मैं आपको भी इन शॉर्ट में बता दूंगी। दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और तीसरा है आपका सब्सटेंस फार्मिंग, ठीक है। लिख लिया आप सभी ने जल्दी से? ये आपका पहला फेज़ है 9 to 11 सेंचुरी में। तो मैं आप सभी को बता दूँ इस पहले फेज़ में क्या होता है, इस पहले फेज़ में जो आपकी कंडीशन है फ्यूडलिज्म की, बहुत ही बैड कंडीशन होती है, ठीक है। इस समय पे क्या होता है, इन लोगों के पास अच्छे टूल्स नहीं होते, अच्छे वेपन्स नहीं होते, उतनी अच्छी खासी खेती नहीं कर पाते हैं लोग, फार्मिंग नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि आपको पता है अगर आपको खेती करनी तो उतने अच्छे टूल्स इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जो कि इनके पास नहीं होते हैं। और रही बात इनके पास प्लो की, तो जो प्लो की अगर मैं बात करूँ तो पूरे गांव से मिलाकर के सिर्फ इनके पास एक ही प्लो होता था, क्योंकि प्लो भी बहुत महंगा आता था, कॉस्टली आता था, इसलिए पूरे गांव के लोग मिलकर एक ही यहाँ पे खरीद पाते थे। और फिर साथ ही साथ इतना ज़्यादा हैवी होता था, भारी होता था कि कम से कम इसको 3 से 4 एनिमल और साथ में और भी 2 से 3 लोग इंसान जब मिलकर इसको उठाते थे तब जाके ये उठता था, और तब ये लोग अपने ज़मीन को प्लो कर पाते थे। हल जो है इसी के थ्रू यहाँ पर देख सकोगे, बहुत ही बुरे हालात थे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, संगठन बनाया था, ग्रुप में काम होता था, एक ही प्लो खरीद करके पूरे गांव के लोग मिलकर यहाँ पर काम करते थे। और सब्सटेंस फार्मिंग की बता दूं, इस समय क्या होता था, इनकी बहुत ही बुरे हालात थे, इनके पास कोई भी हॉस्पिटल नहीं थे। और इसी समय आप देखोगे कंपास का इनोवेशन हो चुका था, डिस्कवरी हो चुकी थी,
क्योंकि ये लोग ट्रेड भी करते थे आपस में, तो कंपास के थ्रू आपको पता डायरेक्शन पता चलती है। इस समय ये देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पता जब लोग खेतों में काम करेंगे तो उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी और वो लोग बीमार भी पड़ते थे, लेकिन हॉस्पिटल नियर अबाउट ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। तो ये वाला फेज़ आप देखोगे तो अच्छा खासा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम फेस ऑफ करनी पड़ती है। चलिए सेकंड फेज़ में आपको जो है वो 5 पॉइंट याद रखना है। सेकंड फेज़ में आपको 5 पॉइंट है। पहला आपका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये पॉइंट याद रखोगे फिर आप लोग इसके अंदर लिख लोगे तो बहुत मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन पॉइंट्स आपके गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन। थर्ड पॉइंट है आपका चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फोर्थ पॉइंट है आपका ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में यहाँ पे बढ़ावा होता है, वो बढ़ती है, वृद्धि होती है, इसे कह सकते हो आप। और फिफ्थ पॉइंट है आपका सोशल स्टेरिफिकेशन। तो ये 5 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताऊँ इसमें देखो क्या होता है। ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जाते हैं। और एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन में अब इन लोगों के पास अच्छे टूल्स हो जाते हैं, क्योंकि अब आप ओवरऑल देखोगे तो आयरन यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि आयरन आप सभी ने पढ़ा हुआ है। पहले यहाँ पे ये लोग स्टोन पत्थरों का यूज़ करते थे, फिर कॉपर आया था आपका, फिर ब्रोंज आया था। आयरन टूल आपके एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा खासा रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा खासा बढ़ा। इसी वजह से आपकी ट्रेड में भी ग्रोथ होती है, उसकी में भी वृद्धि होती है। तो अभी तक जो ये लोग प्लो है पूरे गाँव के लोग मिलकर एक खरीद पा रहे थे, अब हर पर्सन इसको बाय कर सकता था ईजिली से, ठीक है। तो इसी वजह से अब क्या होगा, आपके जो और संगठन बना था लोगों का उसमें बदलाव आता है, लोग मिलकर अब यहाँ पर काम करते हैं। अब जब आपकी अच्छी खासी यहाँ पे खेती हो रही तो अब यहाँ पर इस फेज़ में आप देखोगे लोगों अब टैक्स लेना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। लैंड ग्रांट, भूमि दान में देनी शुरू कर दी थी, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखोगे जो ज़मीन है वो किसके, ज़मींदारों के अंडर में यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ अब आप देखोगे सोशल स्टैरिफिकेशन का मतलब क्या है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी आप समझ गए, आपकी खेती बाड़ी अच्छी चलेगी, एग्रीकल्चर अच्छा चलेगा, आपको फिर ट्रेड कर पाओगे, आपके पास पैसे आ गए। अब आप सबके पास जितना प्लो बहुत ही कॉस्टली था वो आप सभी बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर धीरे धीरे आपके इस सोशल स्टैरिफिकेशन में बात करें तो आपको सोसाइटी में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है रिच और पुअर के बीच में। और यहाँ पर जो है फाइनली एट दी एंड क्या होता है, जो आपके फार्मर है वो ज़मींदार से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ज़मींदार के अंडर में रह कर कि किसान जो है, फार्मर जो है वो काम करते हैं, वो लोग सारे के सारे क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको इसके अंदर लिखना है। और अगर हम बात करें आपका जो फ्यूडल सिस्टम यूरोप में जो है, ये पूरा ऑलमोस्ट पूरे 500 साल तक चलता है, ठीक है, पूरे 500 ईयर्स तक ये चीज़ें आपकी चलती हैं। यहाँ पर अगर आप इनिशियली फेज़ में मैंने आपको बताया इन लोगों का स्ट्रक्चर आपने देखा, फीचर्स देखे अच्छे खासे नहीं थे। लॉन्ड जो आपके लॉर्ड और वेसल्स हैं उसमें यहाँ पर आपको बॉन्ड देखने को मिलता है। 2 फेजेस में मैंने आपको बताया, जो लैंड हमें जो मेन आपको पता है लैंड क्या है, आपका मेन सोर्स है, सारा काम तो इसी से हो रहा है, ठीक है। तो इसी के वजह से आपका पूरा जो डेमोग्राफिक चेंज है, जो पॉपुलेशन बढ़ता है, उसी की वजह से आपके इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर पे इन्फ्लुएंस प्रभाव पड़ता है। और सेकंड फेज़ में मैंने आपको बताया इकोनॉमिक ग्रोथ पे यहाँ पे इनको फ़ायदा होता है, बहुत तेज़ी से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ता है तो लोग ज़्यादा होंगे, आपको लेबर्स प्रोवाइड होंगे, टूल्स अच्छा हो चुका है, आयरन यहाँ पर आ चुका है। तो ये सब आप लोग फ्यूडलिज्म में लिख सकते हैं। सामंतवाद का इक्वेशन 100% आएगा दोनों फेज का। ये जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया इसको अच्छे से अगर आप करेंगे बहुत अच्छा स्कोर आप सभी का आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको सामंतवाद में करना है। अगर आप लोगों ने इतना भी कर लिया सफिशिएंट है, आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए। साथ में आपको अगर कुछ और भी पढ़ना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेडिएवल यूरोप का फैमिली स्ट्रक्चर कर लेना। अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 31, 32, 33, 34 बहुत आसान है कि उस समय में कि कैसी शादियाँ होती थी, रीमैरिज होती थी या नहीं, कितने चाइल्ड होते थे, क्या सिचुएशन थी, वो सर आपको पढ़ना है। वो एक बार जल्दी से रीड आउट कर लेना, आराम से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फैमिली स्ट्रक्चर कर लो, मेडिएवल यूरोप का ट्रेड कर लो, क्या क्या होता है,
आर्ट एंड क्राफ्ट कर लेना। बस आपको इसको सिर्फ पढ़ना है, एक बार आपने पढ़ लिया आराम से कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है, जितना भी मैंने आप सभी को पढ़ाया है इन सब को कर लो, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। रही बात जो दिसंबर सेशन वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हो, अगर आप में से किसी का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, आपको इन सबको डिटेल में करना है, तो आप लोग मेरी पेड क्लासेस इनरोलमेंट करा सकते हो। पेड क्लासेस प्रोवाइडेड है, आप चाहे एमए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड है। डिटेल में ये सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे। टॉपिक कराने के बाद पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। कोई भी इंटरेस्टेड है, व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों ईयर के लिए एनरोलमेंट करा सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मिल जाएगी। और ऑल दी वेरी बेस्ट, आप सभी का ये लास्ट एग्ज़ाम है, आप अपना अच्छा स्कोर करना और एग्ज़ाम होने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी का एग्ज़ाम कैसा रहा। और जितने भी टॉपिक्स क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, क्या इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं या नहीं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रही होगी, और मैंने कम टाइम में आपकी पूरी कोशिश करी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। डिटेल में तो नहीं करा पाई, लेकिन एक आइडिया आप सबको ज़रूर दे दिया है कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आई है तो एक बार वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना आज की क्लास कैसी लगी। और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आशा करती हूँ आप सभी का एग्ज़ाम बाकी के अच्छे गए, ये भी बहुत अच्छा जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसके बाद कोई भी डाउट हो क्वेरी कमेंट के थ्रू टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना, मैं आप सभी का रिस्पांस दूंगी। हिस्ट्री स्क्वाड विद सिद्धि, और दूसरा टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री एडू पॉइंट, सर्च कर सकते हो। अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वो काम ना है, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा हिस्ट्री एडू पॉइंट, मुझे आके फॉलो कर सकते हैं। और आप अपने व्यूज़, अपने सारे आइडियाज़, जितने भी रिस्पॉन्स है मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया वो सब कुछ। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट, आप सभी का लास्ट एग्ज़ाम है, अच्छा जाएगा, जितना करा है इतना कर लो, बहुत अच्छा जाएगा। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन पेपर के साथ, कि कितने क्वेश्चंस मैंने बताया और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में है वो डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक शेयर अभी तक आपने कर ही दिया होगा। अगर आपको पसंद आएगा कमेंट करना, जो भी डाउट हो क्वेरी आप सभी को है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।